12 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे लास्ट लेसन का जो इंटरमीडिएट का है। क्लास 12 का प्रोज का पहला चैप्टर का हम लोग सेकेंड पार्ट आज शुरू करेंगे, जो कि हम लोग इससे पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। लास्ट लेसन का ये दूसरा पार्ट है, उसी का द पुअर से हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले का हम लोगों ने चैनल पर अपलोड कर दिया है, और आप सबको मैं बता दूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जितने भी हैं, कोचिंग के दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हों, सबके में शेयर कीजिए, जिससे क्लास 9 से लेकर के 12 तक के सारा का सारा वीडियो, यानी सारा का सारा इंग्लिश का ग्रामर होगा और लिटरेचर सारा का सारा इसी चैनल पे आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा। और 9, 10, 11 यानी 10 का क्वेश्चन आंसर 10 का ए लेटर टू गॉड का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लेटर टू गॉड पढ़ा दिया गया है, और उसके साथ साथ डस्ट ऑफ स्नो भी पढ़ा दिया गया है। और क्लास 9 का भी एक चैप्टर जो प्रोज में का है, पहला चैप्टर पढ़ा दिया गया है, और क्लास 12 का भी पहला चैप्टर शुरू कर दिया गया है, जिसमें का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है ना, द लास्ट लेसन का। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप सब इसको शेयर कीजिए और लोगों में भेजिए इस वीडियो को, जिसमें इसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो बिना बात किए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। देखते हैं पुअर मैन, बेचारे आदमी। बेचारे आदमी का मतलब उस बेचारे आदमी किसको बोल रहे हैं कि उस टीचर को बोलते हैं, बेचारे आदमी वो बोलता है। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन के सम्मान में, इस अंतिम पाठ के सम्मान में। इट वाज इन ऑनर, ऑनर मीन्स होता है सम्मान, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन के सम्मान में, दैट कि ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेस, यानी रविवार ये सुंदर कपड़े पहने हुए थे। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना या धारण करना, हिज फाइन का मतलब होता है ब्यूटीफुल यानी अच्छा, संडे क्लॉथ मतलब रविवार के कपड़े। यानी कि उस बेचारे आदमी ने लास्ट लेसन के सम्मान में रविवार ये सुंदर कपड़े पहने हुए थे, ठीक है ना। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मैं समझ गया था कि क्या होने वाली है। पीछे क्यों बैठे हुए लोग तो वो समझ जाता है। अगला और मैं समझ गया, ठीक है ना। वाई द ओल्ड मैन, क्यों बुजुर्ग आदमी, ऑफ द विलेज, गांव के, वो समझ जाता है कि गांव के बुजुर्ग लोग वर सिटिंग, बैठे हुए थे, देयर इन द बैक ऑफ द रूम, उस रूम के पीछे, यानी कि रूम में पीछे क्यों गांव के लोग बैठे हुए थे, वो समझ गए थे, वो समझ गया था, वो समझ जाता है कि क्यों गांव के लोग बैठे हुए हैं। मिस्टर फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच समझ जाता है कि क्यों गांव के लोग पीछे बैठे हुए हैं। इट वाज, यह था, बिकॉज, क्योंकि, यानी इसलिए वे बैठे हुए थे। देवर सॉरी, इसलिए वे सब दुखी थे, सॉरी थे। टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, वे और ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे, यानी गांव के लोग और ज़्यादा कभी स्कूल गए नहीं थे, लेकिन फिर भी वो दुखी थे। इट वाज देयर वे, यह उन लोगों का तरीका था, वे मीन्स तरीका, ऑफ थैंकिंग मतलब धन्यवाद देने का, आवर मास्टर, हमारे मास्टर को, यानी कि जो अध्यापक थे उनका, फॉर हिज 40 ईयर्स, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, 40 ईयर्स मतलब 40 साल, ऑफ फेथफुल मतलब बड़े ईमानदारी से, सर्विस मीन सेवा, यानी कि हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की निष्ठा से सेवा देने के लिए उन लोगों का धन्यवाद देने का तरीका था, यानी गांव वालों का धन्यवाद देने का तरीका था कि अध्यापक ने 40 वर्ष तक पूरी निष्ठा से सेवा किए थे, इसके लिए उन लोग धन्यवाद देने के लिए आए थे। ये उन लोगों का धन्यवाद देने का तरीका था। अब देखते हैं, एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट, और अपना रेस्पेक्ट दे रहे थे और सम्मान प्रदर्शित कर रहे थे, फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और उस देश को सम्मान समर्पित कर रहे थे, उस देश को सम्मान प्रदर्शित करने का यह उनका अपना तरीका था, यानी उस देश को सम्मान देने का भी और उस अध्यापक को, उस मास्टर को भी धन्यवाद देने का उन लोगों का अपना एक
तरीका था। आगे देखते हैं नेक्स्ट। वाइल, जब आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था ऑफ ऑल दिस, मैं इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था। आई हियर, तभी मैं इन सब बातों को सोच रहा था, तभी आई हियर्ड, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, तभी मैं अपने नाम पुकारे जाने को सुना। इन सारी बातों को सोच ही रहता, तभी वह अपने नाम को पुकारे जाने को सुनता है। ठीक है ना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट का मतलब होता है दोहराना या पढ़ना। मेरी बारी थी अब पढ़ने की, यानी दोहराने की अब मेरी बारी थी। वाट वुड, क्या चीज़ दोहराने का, यानी पार्टिसिपल बताने का। ठीक है ना, मेरी बारी आ गई थी। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, मैं कुछ कहने के योग्य नहीं था। दैट ड्रेडफुल रूल, उस भयानक, ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक, रूल का मतलब नियम। फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, यानी कि अब कहता है कि बिना गलती किए, है ना, दाऊ वेरी लाउड, बड़ी ही लाउड एंड क्लियर, स्पष्ट एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना गलती किए, यानी बिना गलती के, बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियम को पूरा जोर जोर से और स्पष्ट सुनाने में, यानी कि सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं क्या नहीं कुछ कर सकता था। फिर से देख लेते हैं। वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, मैं कुछ कहने के योग्य नहीं था। दैट ड्रेडफुल, उस भयानक रूल को बताने के योग्य नहीं था, यानी बता नहीं सकता था। फॉर द पार्टिसिपल, उस पार्टिसिपल के भयानक रूल को। ऑल दाउ वेरी लाउड, पूरे तेज से, एंड क्लियर, स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती किए, यानी कि पार्टिसिपल के कठिन नियमों को जोर से और स्पष्ट रुके बिना किसी त्रुटि के पढ़ने को बहुत इच्छुक था। ठीक है ना, बोलने के लिए वो था। बट, लेकिन आई गॉट मिक्सड अप का मतलब होता है उलझ जाना, फंस जाना, लेकिन वह उलझ जाता है ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द पर, यानी कि मैं पहले ही शब्द पर उलझ गया। ठीक है ना। फिर से देखते हैं। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द पर, एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा रहा। ठीक है ना, पहले ही शब्द पर वो उलझ जाता है और वहीं पर वो खड़ा रह जाता है। ठीक है ना, खड़ा रह गया। आगे देखते हैं। आगे, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, यानी कि डेस्क को पकड़ करके वह खड़ा था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग, और हिम्मत नहीं थी, टू लुक अप, ऊपर देखने का, यानी कि मेज पकड़ कर खड़ा रह गया और मेरा दिल धड़क रहा था और मुझ में ऊपर की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है ना, वो सोचता है कि पूरा स्पष्ट से एकदम पार्टिसिपल का रूल वो भयानक बता दूंगा, लेकिन पहले ही शब्द पर वो मिक्सड अप हो जाता है, उलझ जाता है पहले ही शब्द पर, और ऐसा देख करके वो बेंच को पकड़ के खड़ा रह जाता है और इसका हृदय धड़कता रहता है और उसके अंदर ऊपर देखने की हिम्मत नहीं रहती है। ठीक है ना, ऊपर देखने की उसके अंदर हिम्मत नहीं रहती है। ठीक है ना। आगे फिर देखते हैं। आई हियर्ड, मैंने सुना, एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल मुझसे कह रहे हैं, है ना, मैंने एम हेमल को मुझसे कहते हुए सुना। क्या कहते हैं? आई वॉन्ट स्कोल्ड टू स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। स्कोल्ड मीन्स डांटना। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील, तुम्हें अवश्य फील हो रहा होगा। बैड इनफ, यानी तुम्हें अवश्य ही काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। तुम बताना चाहते थे लेकिन बता नहीं पाए, तुम्हें अवश्य ही बुरा महसूस हो रहा होगा। ठीक है ना। सी हाउ इट इज, देखो ऐसा है। एवरी डे वी हैव सेड, देखो ऐसी बात है कि एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, प्रतिदिन हम स्वयं से कहा करते थे, यानी कि प्रतिदिन हमने स्वयं से कहा है। एवरी डे, प्रतिदिन, वी हैव सेड, हमने कहा है, टू आवर सेल्व मतलब खुद से। प्रतिदिन हमने स्वयं से कहा है, क्या कहा है? वाह, अरे
कहते हैं ना आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत सारा समय है, यानी पढ़ाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारा समय है। देखो हम लोग कहते थे ना कि हम लोग के पास पढ़ने के लिए बहुत सारा समय है। आई शैल लर्न, हम सीख लेंगे, इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। ऐसा हम कहते थे कि आई शैल लर्न इट टुमारो, कि मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और आज तुम देख रहे हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, कम आउट मतलब आ गए हैं। एंड नाउ यू सी, अब तुम देख रहे हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। आह हाय, दैट्स द ग्रेट ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है समस्या या परेशानी, विथ अल्सास, हाय अल्सास के साथ यह बड़ी परेशानी है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल, बहुत बड़ी परेशानी है, विथ अल्सास, अल्सास के साथ, हाय अल्सास के साथ यह बहुत बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ, पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह सीखने को कल के लिए टाल देते थे। पुट्स ऑफ का मतलब होता है उतारना या टालना, ठीक है ना, कल के लिए टाल देते थे। नाउ, अब, दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, यानी कि अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार हो गया है, ठीक है ना। फेलो का मतलब बाहर के लोग, दोज फेलो वे बाहर के लोग, आउट बाहर के लोग, देयर विल हैव द राइट, राइट का मतलब अधिकार हो गया है, टू से कहने का, टू यू तुमसे, यानी कि तुमसे कहने का अधिकार हो गया, यानी कि कुछ भी कह सकते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं करते थे, ये उन लोगों का कहने का अधिकार हो गया है। हाउ इज इट, यह कैसा है। यू प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड का मतलब होता है नाटक करना, बहाना बनाना। यू प्रिटेंडेड, तुमने नाटक किया है, टू बी फ्रेंच मैन, है ना, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो, ठीक है ना, फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो। एंड, और, येट फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, और तुम ना ही बोल सकते हो, नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम अपनी भाषा को भी बोल नहीं सकते, ना लिख सकते हो। कहने का मतलब है ऐसा कैसे है, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो और फिर भी तुम न तो अपनी भाषा लिख सकते हो और न ही बोल सकते हो, ठीक है ना। बट, लेकिन, यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन यह तुम्हारी, बट यू आर नॉट द वर्स्ट का मतलब होता है बुरा, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे नन्हे फ्रेंच, लेकिन नन्हे फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, तुम्हारे में ही गलती नहीं है। वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, यानी कि सबके पास स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण है। वी हैव ऑल द ग्रेट डील, बहुत सारा है, टू रिप्रोच का मतलब क्या होता है, दोष देने के लिए, है ना। टू रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब होता है दोष लगाना, हम सबके पास दोष लगाने के, आवरसेल्फ मतलब हम सब से, विथ मतलब साथ, यानी कि तुम्हारे में ही केवल गलती नहीं है, हम सब के पास स्वयं को दोष देने का पर्याप्त कारण है। वो कौन कौन सा कारण है आगे बताएंगे। जैसे योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्जियस, तुम्हारे माता पिता ज़्यादा उत्सुक नहीं थे, इनफ उत्सुक नहीं थे, टू हैव टू यू लर्न, तुम्हें पढ़ाने के लिए, यानी कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें अधिक शिक्षा नहीं देना चाहते थे, शिक्षा दिलवाने के प्रति अधिक उत्सुक नहीं थे। तुम्हारे माता पिता में भी गलतियां हैं, तुम्हारे माता पिता भी अधिक उत्सुक नहीं थे शिक्षा दिलाने के लिए। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें वो प्रीफर करते थे कहाँ, काम पर लगाना, ऑन द फार्म, किसी फार्म पर, और या तो एट द मिल्स, या किसी मिल्स पर, आरा मशीन पर। वे तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे। प्रीफर का मतलब होता है ज़्यादा पसंद करना। फिर से देखते हैं, दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल, यानी कि तुम्हारे माता पिता वे तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम लगाना ज़्यादा पसंद करते थे। क्यों करते थे, ताकि
ताकि एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा सा और धन उनके पास हो जाए, थोड़ा और धन तुम लोग उनको कमा के दे सको, कुछ और पैसा उनके पास हो जाए। एंड आई, और मैं भी दोषी हूँ, तो कहते हैं एंड आई, और मैं भी दोषी हूँ। अपने उनके माता पिता को दोष लगाने के बाद अपने आप को भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, है ना, मैं भी दोषी हूँ। किस बात के लिए ब्लेम लगाते अपने आप पर, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैं तुम लोगों को अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेज देता था। हैव आई नॉट ऑफन, फिर से देखते हैं, हैव आई नॉट ऑफन सेंड, क्या मैं तुम्हें प्रायः नहीं भेज देता था, यू टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, लर्निंग मीन्स पढ़ाना, योर लेसन मतलब तुम्हारे पाठ को। इसका मतलब पूरा जोड़ करके देखते हैं, क्या मैंने तुम्हें पाठ सिखाने के बजाय अक्सर तुम्हें फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। वो अपने आप को भी लगाते हैं कि उन्होंने भी गलती किया है कि तुम्हें पढ़ाने के बजाय वो फूलों में पानी देने के पढ़ाने के बजाय फूलों में पानी देने के लिए भेज दिया करते थे। और व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और मैं मछली पकड़ना चाहता था, एंड जब मैं मछली पकड़ना चाहता था तो क्या करते थे वो, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देना, क्या मैं तुम्हारी छुट्टियां नहीं कर देता था। वह कहते हैं कि जब मुझे पढ़ाने के बजाय मैं तुम्हें फूलों में पानी डालने के लिए भेज दिया करता था, और जब मेरी मछली पकड़ने का मन होता था तो मैं तुम लोगों का उस दिन छुट्टी कर दिया करता था। ये भी हमारी गलती है, ठीक है ना। देन फिर फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर, फिर एक के बाद एक, यानी कि फिर एक के बाद दूसरी बात कहते हुए क्या कहते हैं, फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर, यानी कि फिर एक के बाद दूसरी बात कहते हुए एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक, एम हेमेल वेंट ऑन का मतलब जारी रखना, एम हेमेल बात करना जारी रखते हैं ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज में, यानी कि एम हेमेल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहते हैं। सेइंग दैट, और यह कहते हुए इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि यह बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, ठीक है ना। आगे आएगा इन द मोस्ट, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके बाद देखते हैं, ये आप लोग चित्र देख सकते हैं, फ्रांस का जो चित्र बनाया गया है ये यहाँ का है, पर्सिया दिया है वहाँ पर देख लीजिएगा, ऊपर बिंदी में है पर्सिया, फ्रांस का ऊपर वाला बिंदी में स्टार की तरफ पर्सिया बनाया गया है। ये पूरा का पूरा 2 जिला के बारे में ये बताया गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज की, यह बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, दुनिया की। एम हेमेल के अपनी भाषा में जारी करते हुए कहते हैं, फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। इसको अंडरलाइन करिएगा पूरा, ठीक है ना, पूरा लेकर के अंडरलाइन कीजिएगा। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट है भाषा, द मोस्ट लॉजिकल, और बहुत ही तर्क संगत भाषा है, सर्वाधिक तर्क संगत भाषा है। दैट की वी मस्ट गार्ड, यह हमको बचाता है, इट एमंग अस, हम लोगों को, एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और यह कि इसे हमें कि अपने के बीच सुरक्षित रखता है, और इसे कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है ना, इसे कभी भी नहीं भूलना है, और यह हमें सुरक्षित प्रदान करता है। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपुल और इंस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम, क्योंकि जब कोई गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यहाँ तक अंडरलाइन लगाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं तो यह ऐसा है कि मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास है। फिर से देखते हैं एक एक शब्द को, अगर नहीं समझ में आया तो।
बिकॉज क्योंकि व्हेन अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब कोई देश का आदमी गुलाम होता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, फास्ट का मतलब मजबूती से, टू देयर लैंग्वेज, तो अपनी भाषा पर मजबूती से पकड़ बनाया रहता है, तो इट इज़ एज इफ़, यह ऐसे होता है, एज इफ मानो जैसे कि दे हैड द की, यह उसके पास चाबी हो, टू देयर प्रिजन, अपने जेल का। ठीक है ना, फिर से देख लेते हैं क्या है कि क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं, तो जब तक वे अपनी भाषा पे मजबूती से बंधे रहते हैं, तो ऐसा होता है मानो जैसे कि उनके जेल की चाबी उनके पास हो। ठीक है ना, उनके पास जेल की चाबी हो। आगे देखते हैं, देन, तब, ही ओपेंड अ ग्रामर, तब वह व्याकरण की किताब खोलते हैं, एंड रीड अस आवर लेसन, और हम लोग को हमारा पाठ पढ़ाते हैं। ये सब कहने के बाद वो ग्रामर की पाठ खोलते हैं और हम लोगों को ग्रामर की पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है ना, आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया। अमेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, टू सी, देख करके, मैं यह देख करके चकित हो गया। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि यह कितनी अच्छी से हमें समझ में आ रहा है। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझना। यह आश्चर्यचकित हो जाता है फ्रेंड्स देख करके कि यह कितनी अच्छी से उन लोगों को समझ में आ रहा है। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, उन्होंने जो कुछ कहा सब कुछ आसान लग रहा था। सो ईजी, ठीक है ना। ऑल ही सेड, उन्होंने जो कुछ भी कहा, सीम्ड, प्रतीत हो रहा था, सो ईजी, बहुत ही आसान लग रहा था। आई थिंक टू डैट, मुझे, यानी कि आई थिंक, मैंने सोचा, मैं भी यह सोचता हूँ, दैट कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने कभी इतने ध्यान से सुना भी नहीं था। वो क्लास में बोलता है कि इतने तो ज़्यादा तो समझ में आ ही रहा था, लेकिन वो इतने ध्यान से सुने भी नहीं थे। सब क्लास में बच्चे बड़े ध्यान से, जितने ध्यान से सुन रहे थे उतने ध्यान से वो सुने भी नहीं थे। ठीक है ना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड का मतलब होता है व्याख्या करना, एवरीथिंग मतलब हर कुछ, सारे चीज़ को, विथ सो मच पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। बड़े ध्यान से वो लोग सुने भी नहीं थे, और उन्होंने हर चीज़ को ध्यानपूर्वक, पूरे धैर्यपूर्वक कभी इतने स्पष्ट नहीं बताया था। यानी टीचर को भी बताते हैं कि हम सबको तो ये बड़ी आसानी से, बड़ी इजी समझ में आ रहा था, लेकिन वो भी इतने धैर्यतापूर्वक कभी हम लोगों को समझाए नहीं थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज इफ, मानो जैसे, द पुअर मैन उस टीचर के लिए कि वह आदमी वांटेड टू गिव अस, हम लोगों को देना चाहते हैं, ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से जाने से पहले। ऐसा लग रहा था कि बेचारा जाने से पहले वह जो कुछ जानता था उस सब को हमें दे देना चाहता था। फिर से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, वांटेड टू गिव अस, हम लोगों को दे देना चाहता है, ऑल ही न्यू, जो कुछ भी वह जानता है, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। यानी ऐसा लग रहा था कि बेचारा जाने से पहले वह जो कुछ जानता था उस सब को हमें दे देना चाहता था, यानी सारा का सारा ज्ञान दे देना चाहता था। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, हेड्स का मतलब होगा यहाँ पर सिर, सिर का मतलब दिमाग में, है ना। एट वंस, स्टॉक के रूप में, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा था, स्टॉक का मतलब एक बार में, और ऐसा लग रहा था कि सारी जानकारी एक ही बार में वो हमारे दिमाग में डाल देना चाहते हैं। ठीक है ना, ऐसा लग रहा था कि एक ही बार में वो सारी की सारी जानकारी हम लोग के दिमाग में डाल देना चाहते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। और आगे देखते हैं, आफ्टर द ग्रामर, और ग्रामर पढ़ाने के बाद, ही हैड अ लेसन इन राइटिंग, यानी ग्रामर पढ़ाने के बाद हमारा लेखन का पाठ शुरू हुआ, यानी लिखने का पाठ शुरू हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हेमेल हैड अ न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमेल के पास हमारे लिए नई कापियाँ थी, न्यू कॉपीज।
ठीक है ना। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, न्यू कॉपी थी हमारे लिए, हम लोगों के लिए एम हेमल के पास नई नई कॉपियाँ थी। रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, है ना, एक बहुत ही खूबसूरत वक्राकार शैली में हस्तलिखित लिखा हुआ था। जैसे हम लोग की पहले छोटी किताबें आती थी तो मेरा भारत महान अर्ध सर्किल में यानी कि आधा वृत्त में बना करके लिखा गया होता था, हाफ सर्किल में लिखा होता था मेरा भारत महान, उसी तरह से राउंड के शेप में लिखा हुआ था। ठीक है ना। क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, ठीक है ना, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, यानी फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास लिखे हुए थे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग, फ्लैग मतलब झंडा, फ्लोटिंग मीन्स फहराना, एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड, रॉड, रॉड का मतलब होता है छड़ी या डंडा, एट द टॉप, टॉप मतलब ऊंचाई, ऑफ आवर डेस्क, डेस्क मतलब डेस्क, वे ऐसे लग रहे थे जैसे कि विद्यालय के उस कक्ष में सब और छोटे छोटे डंडे, छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हैं जो हमारी मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिए गए थे। ठीक है ना। दे लुक्ड ऐसा लग रहे थे, लाइक लिटिल फ्लैग छोटे छोटे झंडों की तरह, फ्लोटिंग मीन्स फहराना, एवरीवेयर मीन्स हर जगह, इन द क्लासरूम वह क्लासरूम में हर जगह छोटे छोटे झंडे की तरह फहराते हुए लग रहे थे, हंग फ्रॉम जो लटके हुए थे, द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क जो हमारे डेस्क के ऊपर जो रॉड लगी थी उसके ऊंचाई पर वो सब टंगे हुए थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज, है ना, यानी कि लटके हुए थे। आगे देखते हैं कहाँ से, यू ऑट टू हैव सीन, काश आप भी देख सकते हैं, ठीक है ना, हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, किस तरह से अपने काम से जुटे हुए थे, काश आप भी देख सकते कि सभी किस तरह से अपने काम में जुड़ गए थे, एवरी वन सेट टू वर्क अपने काम में जुड़ गए थे, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, इट वाज, ठीक है ना, क्वाइट इट वाज, और सब कुछ कितना शांत था। काश आप भी देख सकते हैं कि उस क्लासरूम में सब कोई अपने अपने काम में किस प्रकार जुड़ गए थे और वहाँ पर कितनी शांति थी। ठीक है ना। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग मतलब रगड़े जाने का, ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, एकमात्र पेन के रगड़ने की आवाज़ आ रही थी कागज़ पर। कागज़ पे जैसे हम लोग लिखते हैं तो खर खर की आवाज़ आती है ना, तो केवल उस तरह से रगड़े जाने की केवल एक आवाज़ आ रही थी बस। वंस एक बार, सम बीटल्स, बीटल्स का मतलब होगा भंवरा, ठीक है ना, या व्रिंग बोलते हैं उसको, भंवरा, एक बार भंवरा, फ्लीव इन उड़ता हुआ अंदर आ गया, एक बार भंवरा उड़ता हुआ अंदर आ गया, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, नॉट इवन द लिटल्स्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो वो हुक्स बनाने में व्यस्त थे, छोटे बच्चे ने भी ध्यान नहीं दिया जो पूरी से मछली पकड़ने के लिए हुक बनाने के, हुक के क्या होता है, मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में लीन थे। हुक जो होता है ना मछली पकड़ने का हुक, वो बनाने में वो लीन थे, वो लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि वह हुक बनाने में, मछली पकड़ने का हुक बनाने में, चित्र बनाने में व्यस्त थे, वो लोग भी वो ध्यान नहीं देते हैं। एज इफ मानो जैसे कि, दैट वाज फ्रेंच मानो जैसे कि वह फ्रांसीसी भाषा थी, इस तरह से वो लोग ध्यान नहीं दिए, फ्रांसीसी भाषा थी। टू ऑन द रूफ द पिजन्स कूक्ड वेरी लो, और छत पे यानी कि कबूतर, छत पर कबूतर धीरे धीरे गुटुरगु कर रहे थे, कूक का मतलब होता है गुटुरगु करना, वेरी लो में बड़ी कम आवाज़ में गुटुरगु कर रहे थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ अपने आप, और मैंने अपने आप सोचा यानी अपने आप से कहा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन एवरी इवन द पिजन्स, क्या वे इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे, कबूतरों को भी।
ठीक है ना, वो कहता अपने मन मन। क्या कबूतरों को भी, यानी कि क्या ये कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे? ये तो इंसानों को मजबूर कर सकते हैं, क्या कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे? आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अगला पैराग्राफ 11 नंबर कि एवरीवेयर, हर जगह, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, आई सा एम हैमेल सिटिंग मोशनलेस इन चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। ठीक है ना, एवरी सॉरी इवन वेन एवर, जब कभी मैंने देखा, आई लुक्ड अप ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग लिखते हुए, तो लिखावट से अपने ऊपर मैंने देखा, यानी कि मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, तो आई सा एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस, तो एम हेमेल मोशनलेस बैठे हुए थे, यानी कि शांति भाव से बैठे हुए थे, इन हिज चेयर, अपने कुर्सी में। यानी कि जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने एम हेमेल को अपनी कुर्सी पर स्थिर अवस्था में बैठे हुए देखा। ठीक है ना, एंड और गेजिंग, गेजिंग का मतलब ध्यान से देखना, फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनोदर, यानी एक के बाद एक, वे कभी किसी चीज को तो कभी किसी और चीज को घूर रहे थे, यानी एक के बाद एक चीजों को वो देख रहे थे, हर चीज को वो देख रहे थे, एज इफ, मानो जैसे कि, ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वह हर चीज को अपने दिमाग में बैठा लेने चाहते हो, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो कि यानी कि प्रत्येक चीज को वो बैठा लेना चाहते हैं, उस छोटे से स्कूल के कक्ष के प्रत्येक वस्तु को देख रहे थे और सोच रहे थे कि हर चीज को अपने दिमाग में बैठा लें, यानी कि बड़े ध्यान से कुर्सी पर मोशनलेस बैठे हुए थे और चारों तरफ एक के बाद एक चीज देख रहे थे और सोच रहे, ऐसा लग रहा था जैसे कि हर चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हो। ठीक है ना, हर चीज़ को वो अपने बैठा लेना चाहते हो। ठीक है ना, आगे देखते हैं इसके बाद क्या है, हर चीज़ को बैठा लेते चाहते हैं, फ्रेंसी। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं फ्रेंसी, फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्ष तक। ठीक है ना, फॉर 40 ईयर्स का मतलब होता है 40 वर्ष तक, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर रहे, है ना, 40 वर्षों तक वह एक ही स्थान पर रहे। अभी बताया गया था 40 वर्ष तक वह एक ही स्थान पर रहे, और क्या होता है 40 वर्ष तक एक ही स्थान पर रहे, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर है, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, यानी कि विंडो के बाहर गार्डन में, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और क्लास उनके ठीक सामने थी। ठीक है ना, एक ही स्थान पर 40 वर्षों तक, यानी 40 वर्ष तक वे एक ही स्थान पर रहे, उनका बगीचा उनके खिड़की के एकदम सामने था, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके क्लास के सामने था, यानी कि विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी उनका बगीचा उनके खिड़की के सामने था। आगे देखते हैं, जस्ट लाइक दैट, है ना, उनके एकदम सामने था, उनकी कच्छ उनके सामने था, बिल्कुल ऐसे ही था। ठीक है ना, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन रॉन स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है चिकना, केवल मेज और कुर्सियाँ घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। जब एक ही स्थान पर बैठे बैठे लकड़ी का बेंच होता है तो बैठे बैठे वहाँ पर चिकना हो जाता है, तो ठीक उसी प्रकार ये हो गया था, एक ही स्थान पर बैठे बैठे केवल मेज और कुर्सियाँ घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। ठीक है ना, चिकनी हो गई थी। द वालनट का मतलब होता है अखरोट, ट्रीज का मतलब पेड़, अखरोट का पेड़, इन द गार्डन बगीचे में, वर टालर, टालर का मतलब लंबा होना और बड़ा हो जाना, बगीचे में अखरोट के पेड़ लंबे हो गए थे, एंड द होप वाइन, होप वाइन का मतलब होता है एक प्रकार की बेल यानी लताएं, दैट ही हैड प्लांट, जिनको उन्होंने हिमसेल्फ स्वयं लगाया था, ट्विंस्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, यानी एक प्रकार की होप वाइन जिन्हें वह स्वयं अपने हाथों से लगाए थे, वह खिड़कियों से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। विंडोज टू द रूफ, वह खिड़कियों से छत तक पहुंच गई थी।
हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन, यानी इस सब को, लीव का मतलब होता है छोड़ना, इस सब को छोड़ने से, और ऊपर छत देखते हैं यहाँ से, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट, उनका दिल टूट गया था, टू लीव इट ऑल, इन सब को छोड़ने के लिए, इन सब को यानी कि घर हो, बगीचा हो, स्कूल हो, इन सब को छोड़ने के लिए उस बेचारे आदमी का दिल टूट गया था, पुअर मैन, उस आदमी का दिल टूट गया था, टू हियर हिज सिस्टर, उनकी बहन की आवाज़ सुनाई देती है, मूविंग का मतलब आते हुए, अबाउट इन द रूम एबव, ऊपर से, ऊपर के छत पर से, यानी ऊपर छत से आते हुए अपनी बहन की आवाज़ सुन करके उनका हृदय टूट गया था। पैकिंग देयर ट्रंक्स का मतलब होता है लगेज या संदूक बोल सकते हैं, अपने सामान को संदूक में पैकिंग करते हुए, पैकिंग करके आते हुए अपनी बहन की आवाज़ सुन करके उनका हृदय टूट चुका था, ठीक है ना, यानी इन सारे सामानों को, इन सारे जगहों को छोड़ करके जाना, और जब उनकी बहन अपने सारे सामान को पैकिंग करके आती है तो उनकी आवाज़ सुन करके इनका हृदय टूट चुका था। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, ठीक है ना, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें देश छोड़ देना, छोड़ कर जाना होगा, ठीक है ना, लीव का मतलब होता है छोड़ना, क्योंकि अगले दिन ही देश छोड़ करके उन्हें जाना होगा, ठीक है ना। बट लेकिन ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, ही हैज़ टू करेज, लेकिन उनके पास साहस था, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, अंत तक, किंतु उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने की साहस थी। आफ्टर द राइटिंग, और लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हम लोग का इतिहास का लेसन शुरू हुआ, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हम लोग का इतिहास का पाठ शुरू हुआ, एंड और देन तब, द बेबीज चांटेड देयर बा बे बी बो बू, यानी कि जो छोटे बच्चे थे जोर जोर से अपने बा बे बी बो बू बोलना शुरू कर दिए। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them, है ना। फिर से देखते हैं आगे, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हाउसर, और उस कमरे के लास्ट में यानी पीछे पुराने जो कृषक थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, वो अपने क्या पकड़े हुए थे, चश्मा पहन लिया था, यानी कि कमरे के पीछे पिछले छोर पर बूढ़े हाउसर अपने चश्मा पहन लिया था, और क्या करता है, चश्मा पहन लिया था, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और अपनी पुस्तक दोनों हाथों से पकड़े हुए थे, ठीक है ना, दोनों हाथों से पुस्तक को पकड़ा हुआ था, स्पेल्ड देयर लेटर्स विथ देम, और वो सारी बातों को दोहराता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यू कुड सी दैट ही, आप देख सकते हैं, टू वाज क्राइंग, कि वे लोग भी चिल्ला रहे थे यानी रो रहे थे, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था, यानी भावुक होकर के क्राइंग कर रहे थे, रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल, उनकी आवाज़ कांप रही थी, विथ इमोशन, इमोशन मतलब भावुक होकर के, भावुकतावश उनकी आवाज़ कांप रही थी, भावुकतावश उनकी आवाज़ कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उनसे सुनना इतना हास्यास्पद था, हियर मतलब सुनना, और हियर में सुनना, फनी मतलब हास्यास्पद, इट वॉज सो फनी, बहुत ही हास्यास्पद था, टू हियर टू हिम, उससे सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे, ऐसी दशा बन गई थी बिछड़ने की कि वो हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। आह हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, ओह यह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह याद है, यह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की घंटी में 12 बज गए, यानी कि चर्च की घंटी 12 बजाती है। देन तब द एंगल्स, तब एंगल्स यानी कि नामक प्रार्थना की घंटी बजती है, एंगल्स नामक प्रार्थना की घंटी बजती है। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी समय,
ट्रम्पेट्स का मतलब बिगुल ऑफ द पर्सियंस, और ठीक उसी समय पर्शियनों का ट्रिम बजता है, यानी कि बिगुल बजता है। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल का मतलब होता है सैन्य अभ्यास, यानी सैन्य की वापस लौटने के लिए उन लोगों का बिगुल बजता है। साउंडेड अंडर आवर विंडो, और उसकी आवाज़ खिड़कियों से होकर के पहुंचती है। वेरी विंडो एम हैमेल स्टूड अप, और वह एम हैमेल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, बहुत ही पीले, उनका बड़ी ही भावहीन हो चुके थे। इन हिज चेयर, अपने चेयर पर, यानी कि एम हैमेल अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए, बहुत पीले पड़े हुए थे। और क्या हो जाता है उनका, आई नेवर सा हिम वे लुक सो टॉल, और मैंने कभी भी इतना आत्मविश्वासी उन्हें नहीं देखा था, इतना उदास कभी मैंने उन्हें नहीं देखा था। अपनी कुर्सी पर से खड़े हो जाते हैं जो ही 12 बजती है त्यों, और प्रिसियन वार के लिए सैन्य अभ्यास के लिए उन लोगों को भी लौटने के लिए बिगुल बज जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। माई फ्रेंड्स सेड, मित्रों, सेड ही, उन्होंने क्या कहा, मेरे दोस्तों, आई यानी रुक रुक के आवाज़ निकलती है, एकदम भावहीन होकर के, दुखी भावना से उन्हें आई करके उनके जुबान से आवाज़ निकलती है। बट समथिंग चोक्ड का मतलब होता है अवरुद्ध कर देना हिम, लेकिन किसी बात ने उनको अवरुद्ध कर दिया मतलब गले को अवरुद्ध कर दिया, यानी कि उनकी आवाज़ नहीं निकलती है, दुख के वजह से आवाज़ नहीं निकलती है। हियरिंग और बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, सॉरी एक बार लाइन छूट गई, ही कुड नॉट गो ऑन, और उन्होंने अपनी बात जारी नहीं रखा। ठीक है ना, बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, उन्होंने अपनी बात को जारी नहीं रखा। फिर देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, और उसके बाद एक चौक का टुकड़ा लेते हैं। एंड बियरिंग वन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वह सैंपट की ओर मुड़ते हैं और सैंपट पर अपना सिर नवा करके सैंपट की ओर मुड़ते हैं और एक चौक का टुकड़ा लेते हैं, और फिर उसके बाद जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वाइला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद लिख करके वो लोग क्या बोलते हैं, वो लिख करके वो टीचर क्या बोलते हैं, वाइला फ्रांस लिख करके, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। देन, तब ही स्टॉप्ड, तब उन्होंने लिखना रोक दिया। एंड लीन्ड का मतलब होता है झुकना। हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने माथे को वॉल के अगेंस्ट यानी दीवार के अगेंस्ट झुका लेते हैं, यानी कि माथे को श्यामपट पर टिका देते हैं दुख के मारे। ठीक है ना। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर, मतलब इशारा किए, टू अस विथ हिज हैंड, अपने हाथों से वह इशारा करते हैं। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल क्या हो गया, स्कूल की छुट्टी हो गई। यू मे गो, और अब आप जा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आप सबको क्लास 12 का क्लियर हो चुका है। ये हिंदी बताना हो गया है, एक्सप्लेनेशन हो गया है, और इसके ठीक बाद आप लोगों को शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर इसी चैनल पर मिलेगा। और आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप इसको पूरा वीडियो देखिए, क्लास 9, 10, 11, 12 में सारे बच्चों में शेयर कीजिए, और कई बार इसको देखिए। अगर नहीं आता है तो फिर से बताइएगा, हम फिर से एक बार वीडियो बना करके इसको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक बार आप देख लेंगे तो आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।